हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की क्लास की शुरुआत। देखिए जी, बैंकिंग का हम लोग क्लास कर रहे थे, है ना। उसमें लास्ट क्लास जो हम लोग है ओवरव्यू ऑफ इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की बात हम लोग कर चुके हैं। एक लेक्चर ये हमारा हुआ था, बैंकिंग की शुरुआत ही हमने करी थी। आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, है ना, कि बैंकों की शुरुआत कैसे हुई, कौन सा बैंक है जो इंडिया में पहले आया, है ना, उसकी शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ी बेसिक चीजें हैं, जान लेते हैं कि बैंक कैसे क्या कैसे करती है, बैंक इंडिया में कौन सा बैंक काम करती है, कमर्शियल बैंक कैसा होता है, थोड़ा सा चर्चा हम कर लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू करेंगे आगे की चीजें, है ना। चलिए तो आइए चलते हैं कहाँ, क्लास में। देखिएगा, तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, सबसे पहले ये जो है नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहां पे आपको क्या मिल जाएगा, ये सारा नोट्स मिल जाएगा, है ना। और कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ हो तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, और करिएगा क्या, ये वाला जो काम है ना आप ये कर लीजिएगा। आइए हम ये नोट्स बेसिकली टाइप्स ऑफ बैंक्स तो पढ़ेंगे, उससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू नोट से चर्चा कर लेते हैं, फिर हम इसमें आएंगे, है ना। चलिए तो आइए देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अगर सिंपल भाषा में अगर बैंक की परिभाषा पूछा जाए या बैंक होता क्या है ये पूछा जाए, तो आप समझिए बैंक करता क्या है। बैंक आपसे क्या करता है, पैसा लेता है और किसी और को जिसको जरूरत है पैसा दे देता है, या फिर बहुत सारी सर्विसेज आपको देता है, जैसे बैंक से रिलेटेड जो भी और भी पैसे से रिलेटेड जो काम होगा, जो उसका सब्स्टिट्यूट होगा, उसके रिगार्डिंग जितनी सर्विसेज है वो सारी देता है। तो वही कह रहा है कि अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें, अगर एकदम बहुत साधारण भाषा में कहा जाए, तो बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो पैसा और उसके सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड सर्विसेज देती है। क्या बोल रहा है कि भैया बैंक एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, एक ऐसा जगह, एक ऐसा प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, है ना, इंस्टीट्यूशन कह सकते हैं, वो जहां पे पैसा या उसका सब्स्टिट्यूट से रिलेटेड सर्विसेज दी जाती है। अब पैसा से रिलेटेड सब्स्टिट्यूट क्या, अब देखो चेक की बात करें तो चेक दे दो या कैश दे दो, बात बराबर है। बिल्स की बात करें, है ना, उसके बाद और भी बहुत सारे गोल्ड्स, है ना, उसके रिगार्डिंग, तो ये सारा उसका सब्स्टिट्यूट बोल सकते हैं उसको जी, है ना। चलिए तो अब क्या बोल रहा है, कह रहा बैंक की बात अगर हम करें इंडिया में, तो भैया एक बैंक जो होते हैं वो दादाजी, है ना। बैंक कौन, एक दादाजी वाला बैंक है जिसको हम लोग सेंट्रल बैंक कहते हैं। सभी बैंकों के दादाजी को सेंट्रल बैंक कहा जाता है इंडिया में, है ना, या फिर किसी भी देश में सेंट्रल बैंक जो होता है सभी बैंकों के दादाजी होते हैं, ठीक है। पापा जी बोल दो, दादाजी बोल दो, एक ही बात है। तो इंडिया में कौन सा बैंक है जो रेगुलेटरी बॉडी है, पूरा सब कुछ देखता है, तो वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और इसके लिए एक्ट बना हुआ है, क्या, आरबीआई एक्ट 1934। अब अगर हम कमर्शियल बैंक की बात करें, मतलब जो इनके पोता पोती लोग हैं इस बैंक का, या फिर इसके बेटा बेटी लोग हैं, उसकी अगर बात करें तो वो क्या, कौन कौन सा बैंक आएगा, पब्लिक सेक्टर बैंक, और बैंक कौन सा, प्राइवेट सेक्टर बैंक, और बैंक कौन सा, रीजनल रूरल बैंक्स, और कौन बैंक सा, फॉरेन बैंक्स। अब इसके साथ साथ एक नॉन शेड्यूल बैंक भी होता है, जिसमें कम आपके कोऑपरेटिव बैंक्स वगैरह भी आ जाते हैं। अब देखिए बेसिकली जो काम है ना, जो आपके पापा जी, आई मीन आपके पापा जी नहीं, बैंकों के पापा जी की बात कर रहा हूं, जो बैंकों के जो पापा जी हैं सेंट्रल बैंक, उसका काम होता है क्रेडिट कंट्रोल करना। ठीक है, क्रेडिट कंट्रोल है, हड़बड़ाइए नहीं, मैं बताऊंगा क्रेडिट कंट्रोल क्या होता है ना। बेसिकली आरबीआई जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारी सेंट्रल बैंक, वो क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। किस क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करती है। क्योंकि अगर मनी सप्लाई ज्यादा हो जाएगा तो भी नुकसान, मनी सप्लाई कम हो जाएगा तो भी नुकसान ही है ना। तो इसीलिए वो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। अब जब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आपको लगाती है बहुत सारे टूल्स, मेजर्स, है ना, उसकी बात हम करने वाले हैं। और डिटेल में चर्चा हम आरबीआई जो चैप्टर नंबर 3 है हम वहां पे करेंगे, पूरे सप्लाई से रिलेटेड, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो बस अभी इतना जानना है कि सेंट्रल बैंक क्या करती है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए क्या कहती है, बहुत सारे मेजर्स अपनाती है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेजर्स। अब आ जाइए देखिए कमर्शियल बैंक का क्या पर्पस है, एक पर्पस आरबीआई का था क्या, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। अब दूसरा जो पर्पस है किसका, कमर्शियल बैंक का, उसका है क्रेडिट क्रिएशन करना। क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है कि भैया आपके पास पैसा एक बार आ गया तो उस पैसा को हम इतने बार यूज करें, इतने बार यूज करें, इतने बार मल्टीप्लाई करें कि वो पैसा बढ़ के 5 गुना 10 गुना ऐसा हो जाए। ठीक है, कैसे होगा हम आगे सीखेंगे, हड़बड़ाने की जरूरत
नहीं है। प्लस कमर्शियल बैंक के जो टाइप्स है ना वो हम लेक्चर नंबर 3 में करेंगे। आज हम लोग ये हिस्ट्री, अगले लेक्चर में फंक्शंस, और उसके अगले लेक्चर में हम लोग ये प्राइवेट बैंक्स के जो चारों टाइप, पांचों टाइप से वो डिटेल में करेंगे, मजे से करेंगे। चलिए, अब कमर्शियल बैंक के लिए भी क्या कोई रेगुलेशन एक्ट है सर? जी बिल्कुल है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 इसके लिए बनाया गया। अब सवाल क्या है? नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज क्रेडिट कंट्रोल एंड क्रेडिट क्रिएशन? क्या है क्रेडिट कंट्रोल या क्रेडिट क्रिएशन क्या है? देखिए, अगर हम क्रेडिट कंट्रोल की बात करें तो क्या कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने का काम करता है। तो क्या करना है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है। तो अब क्या बोल रहा है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव मेजर्स लगाती है, और तभी हम क्वांटिटेटिव मेजर्स के लिए पढ़ते हैं सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना। और अगर बात करें क्वालिटेटिव के लिए तो डायरेक्टिव इशू करती है, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी बात हम करेंगे कहां? वी विल स्टडी इन द डिटेल इन चैप्टर 3 ऑफ आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो तीसरा चैप्टर है ना। चलिए, अब नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, तो बोला भैया कमर्शियल बैंक कौन करता है क्रेडिट क्रिएशन? कमर्शियल बैंक करती है। तो आइए समझते हैं, क्या समझते हैं पहले समझिए क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, आइए क्या कहता है? कहता है सपोज कीजिए कि एक कस्टमर है जो 10,000 रुपया बैंक में डिपॉजिट करता है। ऑब्वियसली बात है, हम सब पैसा अगर कमाते हैं तो कहां जमा करते हैं? बैंक में, क्योंकि भाई घर में 10,000 का 10,000 रहेगा, लेकिन अगर बैंक में आप जिसको देंगे तो बैंक 10,000 से हो सकता है 10,100, 10,500, 1000 बढ़ा के देगी, मतलब नॉमिनली पैसा बढ़ा के देगी। तो वही कह रहा है। तो अब बैंक क्या करेगा भैया? बैंक कहां से पैसा देगा? बैंक में अगर हम पैसा डिपॉजिट कर दिए तो बैंक भी क्या करेगा? बैंक किसी और को पैसा दे देगा, तभी तो आपको पैसा एडवांस में देगा, तभी तो आपको एक्स्ट्रा पैसा देगा। अगर बैंक भी खुद ही अपने पास रख ले तो कहां से पैसा देगा? तो नहीं दे पाएगा। इसीलिए क्या करना? बैंक लोन दे देगी। क्या करेगी? लोन दे देगी किसी को, है ना। तो अब सवाल उठता है कि क्या बैंक पूरा लोन दे देगी? मान लो 10,000 रुपए किसी ए ने, यानी मैं अपना नाम बोलता हूं अमित, मैंने 10,000 रुपए बैंक में जमा कर दिया, तो क्या बैंक पूरा 10,000 का 10,000 किसी को लोन दे देगी? अगर 10,000 का 10,000 लोन दे देगी तो फिर भैया मुझे अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो मैं बैंक जाऊंगा तो बैंक तो बोलेगी भाई मेरे पास पैसा ही नहीं है। तो इसीलिए दूसरा सवाल कह रहा अगर पूरा पैसा नहीं देगी तो कौन इंस्ट्रक्ट करेगा कि कितना करना है, कितना पैसा रखना है, कितना नहीं रखना है, ये कौन बताएगा? तो सबसे पहला चीज कि भाई बैंक पूरा का पूरा पैसा आपका लोन पे नहीं दे सकती है, कुछ ऐसा परसेंटेज जो अपने पास हमेशा रखती है। और ये इंस्ट्रक्ट कौन करता है? ये इंस्ट्रक्ट करता है हमारे यानी कि बैंकों के पप्पा जी, दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कहती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहती है कि किसी भी कस्टमर का डिपॉजिट अगर आता है तो उसका कुछ परसेंट आपको कैश के फॉर्म में अपने पास रखना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशियो कहते हैं। देखो, लीगली आरबीआई ने बोल दिया कि भैया ऐसा है कि तुम्हारे पास सारा पैसा आ रहा है ना, तुम सारा को लोन पे नहीं दे सकते हो, है ना, तुमको कुछ ना कुछ परसेंटेज जो है वो रखना पड़ेगा अपने पास। और बेसिकली जो ये परसेंटेज रखती है ना, एसएलआर और सीआरआर, इसी को बोलते हैं। और ये दोनों जब मर्ज जाता है वही कहलाता है लीगल रिजर्व रेशियो। तो लीगल रिजर्व रेशियो के फॉर्म में पैसा रखना पड़ता है। अब नेक्स्ट आइए आप समझते हैं कि भैया क्रेडिट क्रिएशन करती कैसे कमर्शियल बैंक। सपोज कीजिए, क्या आपको सपोज किया है तो ऑलरेडी कर लिया कि ए ने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 10,000 रुपए, ठीक है, पर हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा LRR है, लीगल रिजर्व रेशियो है, वो 20% है, ठीक है। मतलब बैंक जो है वो 20% पैसा रखेगी और बाकी लोन पे दे देगी। तो हमें क्या देखना है कि 10,000 रुपए बैंक में आया जी, 10,000 का 20% यानी कि 2,000 रुपया, 2,000 रुपया हमने क्या कर दिया भैया अपने पास रख लिया, और 8,000 रुपया अपने पास मतलब बैंक के पास, और 8,000 रुपया बैंक ने पुनः इसे लोन पर दे दिया। बैंक ने क्या किया? पुनः इसे लोन पे दे दिया। अब जैसे ही 8,000 रुपए बैंक लोन पे दिया तो फिर वही काम, फिर बोला आरबीआई कि भैया 20% एलआरआर रखो, तो कितना पैसा रख लेगी? 1,600 रुपया। 1,600 रुपया रखेगी, बचेगा। फिर बैंक के पास कितना पैसा बच गया? 6,400 रुपया। फिर 6,400 रुपया सी को लोन दे देगी, ये बी को लोन दिया, फिर सी को लोन दे देगी। कितना सर? 6,400 रुपया। 6,400 नहीं, 6,400 का 20% अपने पास रखेगी, और जो भाई 80% है वो 5,120 रुपया लोन पे दे देगी, है ना। अब आ जाओ, फिर 5,120 रुपया जो है लोन किसको डिपॉजिट, ये कर देगा डिपॉजिट बैंक में आके। तो फिर क्या होगा? फिर भैया एलआरआर के फॉर्म में 20% रखेगी, और 4,096 रुपया बचेगा वो लोन में दे देगी।
ऐसा वो तब तक करेगी जब तक ये जो LRR का अमाउंट है टोटल 10,000 ना हो जाए। इसका इस टेबल को समझने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि जितना डिपॉजिट किया उतना अमाउंट अगर बराबर आ जा रहा है तो भैया आप समझ लीजिए कि इक्वल है। तो आप सोचिए कि आप बैंक में जमा कितना पैसा हुआ था जी शुरू में 10,000 रुपया, और 10,000 रुपया से इसने कितना पैसा बना दिया देखो तो अभी तक देख लो 10, 8, 18, 8, 6, 24, 5, 29, 4, 33, इतना पैसा बना दिया इसने बैंक ने। तो इसी को कहते हैं क्रेडिट का क्रिएशन, है ना। खुद से 10,000 पैसा ही मिला था और उससे उसने कितना पैसा क्रिएट करते चले गए। इसको मल्टीप्लायर भी बोलते हैं कि भाई मल्टीप्लाई करते 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 ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए इसी को क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है क्रेडिट क्रिएशन। तो कह रहा है ये जब तक ना आ जाए तब तक बैंक इसको करती रहेगी, क्या ये 10, ठीक है जी। चलिए तो यही अब कमर्शियल बैंक का काम क्या है, क्रेडिट क्रिएशन करना है। चलिए अब आगे चलते हैं, कहां थोड़ा पीडीएफ में चलेंगे, फिर हम हिस्ट्री ऑफ बैंक के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। आइए देखिएगा जी, कह रहा था वर्ड बैंक हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड बैंकस, किससे आया है, बैंकस से, और बैंक से आया है। तो कह रहा था मीनिंग ऑफ इन इट इंग्लिश इज अ बेंच, इसका क्या मतलब था इंग्लिश में बेंच, और बेंच क्या बोल रहा है, द अर्ली बैंकर्स ट्रांजैक्टेड देयर बिजनेस एट बेंचेस इन अ मार्केट प्लेस। तो बहुत पहले जो है वो जो बैंकर्स जो होते थे ना वो बिजनेस का ट्रांजैक्शन करते थे बेंचेस पे, इसीलिए कहा गया बैंकर्स। अकॉर्डिंग टू सम अथॉरिटीज, कुछ अथॉरिटीज के हिसाब से द वर्ल्ड बैंक वाज ओरिजिनली डिराइव्ड फ्रॉम द जर्मन वर्ड बैंक। तो जो वर्ड बैंक, जो वर्ड क्या बोल रहा हूं, जो बैंक वाला वर्ड है ना वो डिफाइन कहां से किया गया है, वो ये आपका जर्मन वर्ड से है ना, बैंक से, जिसका मतलब क्या होता है, इट मींस अ जॉइंट स्टॉक फंड, इसका मतलब होता है जॉइंट स्टॉक फंड। दिस वर्ड लेटर ऑन वाज कॉल्ड एज ए बैंको इन इटली, और इस वर्ड को बाद में इटली में बैंको कहा गया, वेयर अ ग्रेट पार्ट ऑफ इटली वाज रूल्ड बाय द जर्मन, जहां जब इटली का बहुत सारा पार्ट जर्मन रूल किए थे उस पे, है ना, ये वाला चीज। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू द बैंकिंग रेगुलेशन 1949 सम डेफिनेशन ऑफ बैंकिंग टर्म्स, बहुत सारे बैंकिंग का टर्म्स है ना, उसका डेफिनेशन दिया गया है। आप पहले आइए इसको डेफिनेशन को बेसिकली पढ़ते हैं, जो क्योंकि ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का है तो डेफिनेशन थोड़ा लगेगा आपको अजीब तरीके का, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। सेक्शन 4B में बोला गया बैंकिंग के बारे में कि बैंकिंग मींस द एक्सेप्टिंग फॉर द पर्पस ऑफ लेंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक, repayable on demand or otherwise and withdrawal by check, draft order or otherwise। तो बैंकिंग का क्या मतलब बोला एक्सेप्ट कर लो, किसके लिए एक्सेप्ट करो पैसा, ताकि आप लैंडिंग उधार दे पाओ, इन्वेस्ट कर पाओ, डिपॉजिट को लो किसे, पब्लिक से, रीपे करो, ये सारा काम जो करे वो क्या, बैंकिंग। सेक्शन 4C जो है मेंशन करता है बैंकिंग कंपनी को। अब देखो कह रहा मींस एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ बैंकिंग, कोई भी कंपनी जो बैंकिंग का बिजनेस करता है उसको बैंकिंग कंपनी कहा जाता है। आ जाइए, अब एक्सप्लेनेशन दिया हुआ इसको एक बार आप देख लीजिएगा। सेक्शन 7 कह रहा है यूज ऑफ वर्ड्स बैंक, बैंकर, बैंकिंग और बैंकिंग कंपनी, ये सेक्शन ध्यान से पढ़िएगा कि चाहे वर्ड बैंक हो, बैंकर हो, बैंकिंग हो, बैंक और बैंकिंग कंपनी हो, ये चारों वर्ड्स का यूज है नॉर्मल कंपनी नहीं कर सकती है, बैंक वर्ड नहीं लगा सकती है। वही कह रहा है नो कंपनी अदर देन अ बैंकिंग कंपनी शैल यूज अ पार्ट ऑफ इट्स नेम, कोई भी इसका नाम यूज नहीं कर सकती है अदर देन बैंकिंग कंपनी। और इन द कनेक्शन विद इट्स बिजनेस any other words bank, banker, banking and no company shall carry on business of banking in India unless it uses a parts of its name and at least one of such वर्ड्स। तो बोल रहा भैया सीधा सीधी बात ये है कि ये सारे वर्ड्स का आप यूज बिना बैंकिंग कंपनी वाले पे नहीं कर सकते। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत परेशानी है? दूसरा देखिए कह रहा नो फॉर्म इंडिविजुअल ग्रुप और इंडिविजुअल शैल बी पर्पस ऑफ कैरिंग ऑन द बिजनेस यूज एज ए पार्ट्स ऑफ हिज नेम एनी अदर वर्ड्स, ये भी वही है कि कोई फॉर्म या इंडिविजुअल भी इस चीज को यूज नहीं कर सकता है। तो ये बेसिक डेफिनेशन था जो आपके बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में मेंशन है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंक्स, कि बैंक हिस्ट्री ऑफ बैंक की शुरुआत कैसे हुई। देखो 3 पीरियड में बांट दिया गया था, प्री नेशनलाइजेशन, पोस्ट नेशनलाइजेशन और लिबरेशन पीरियड, है ना। आइए उसको भी हम पहले नोट से पढ़ते हैं, फिर हम आएंगे बुक्स में। आइएगा जी, दिख रहा है? जी सर बिल्कुल दिख रहा है। इवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैसे आया था, ये है ना। तो सबसे पहले 3 फेजेस में आया, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड,
एक मिनट, हाँ जी, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, ठीक है, उसके बाद जो पीरियड था पोस्ट इंडिपेंडेंस, और लास्ट में आफ्टर 1993 के बाद का कहानी पढ़ते हैं। बेसिकली यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट्स यही आपका, इसी से लिख लीजिएगा। बाकी मैं डिटेल में और भी कुछ चीजें छूटी होगी तो मैं वो नोट जो हमारा बुक है उससे हम काम करेंगे, लेकिन ऑलमोस्ट आपका ये बिल्कुल नोट्स की तरह है, यही आपको एग्जाम में पढ़ के जाना है, इससे ज्यादा पढ़ के नहीं जाना, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट सब चीजें करा दी रखी है। आइए देखते हैं पहला फेज क्या कह रहा है। फर्स्ट फेज जो 1770 से 1969 तक गया था, तो पहला बैंक जो है वो आया था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो 1770 में आया था, 1770 ईस्वी में। दूसरे बैंक की बात करें तो जनरल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड हुआ 1786 में, यानी 1786 में, और यही फेल्ड हो गया 1791 में, 1791 में। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक एस्टेब्लिश किया। जब ये बात करें ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी, है ना, जो अंग्रेज नालायक हैं आए थे, तो उन्होंने 3 बैंक को एस्टेब्लिश किया। देखो ये जो शुरुआत करने जा रहा हूं ना मैं, ये एसबीआई के फॉर्मेशन की, यहां से मैं पूरा एसबीआई का फॉर्मेशन लूंगा, पूरा एसबीआई कैसे बना, क्या बना, इसमें आ जाएगा। देखना आप ध्यान से समझना, क्या बोला कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक को एस्टेब्लिश किया। फर्स्ट बैंक ऑफ कलकत्ता, फर्स्ट का बैंक कौन था, बैंक ऑफ कलकत्ता, जो 1806 में आया, जिसे बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहा गया। कब, 1809 ईस्वी को बैंक ऑफ बंगाल बन गया, बैंक ऑफ कलकत्ता नेम दिया गया, ठीक है, ये क्या नाम दिया गया, बैंक ऑफ बंगाल। सेकंड बैंक जो है वो है बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 ईस्वी में, और थर्ड बैंक बैंक ऑफ मद्रास था 1843 में। इन 3 बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। अब ये तीनों बैंक को एक साथ क्या कहा गया, प्रेसिडेंसी बैंक। तो पहला बैंक कौन, बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 ईस्वी, जिसको 9 में बैंक ऑफ बंगाल कहा गया, 1840 में बैंक ऑफ मद्रास, और 1843 में बैंक ऑफ बॉम्बे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 और बैंक ऑफ मद्रास 1843, और इन तीनों बैंकों को प्रेसिडेंसी बैंक कहा गया। बात समझ में आई जी सर। अब आइए ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि 27 जनवरी 1901 को इन 3 बैंक्स को मर्ज कर दिया गया। क्या किया गया, ध्यान समझिएगा, 27 जनवरी 1921 को ये तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया, और जिसका नेम दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। 27 जनवरी 1921 को ये 3 बैंक मर्ज करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया। अब 1955 में इसी बैंक को नेशनलाइज कर दिया गया, और इसका नेम हुआ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। समझ रहे हो कैसे बना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। चलो अब चलते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की आगे की कहानी। अब कह रहा है 1960 में 7 एसोसिएट बैंक को मर्ज कर दिया गया, और किसमें, एसबीआई में। देन सौराष्ट्र बैंक मर्ज हो गया 2008 में, और फिर 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक मर्ज हो गया। फिर अगर बात करें 2017 1 अप्रैल से एसबीआई में 5 और बैंक मर्ज हो गए अलोंग विद द भारतीय महिला बैंक। तो देख लो ये पूरा का पूरा फॉर्मेशन ऑफ क्या था, ओरिजिन ऑफ एसबीआई। एसबीआई कहां से आया वो सारा था। तो हमने शुरू कहां किया था 1791 से, और 1791 के बाद में 1806 से लेकर 1843 तक 3 बैंक आए, और तीनों बैंक के बाद 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बना। उसके बाद 1955 में एसबीआई वो नेशनलाइज हो गया, और उसके बाद 1960 में सौराष्ट्र 2008 में सौराष्ट्र बैंक आया, ठीक है, और 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक आया, 2017 में उसके 5 एसोसिएट्स के साथ फिर भारतीय महिला बैंक भी कंप्लीट हो गया। तो ये एसबीआई के बारे में था। अब आ जाइए ये काम 1865 में, क्योंकि 1843 तक तो हमें पता था, हम चूंकि एसबीआई पढ़ रहे थे तो हम आगे पूरा कर लिए। अब 1843 के बाद 1865 की बात करते हैं। 1865 में इलाहाबाद बैंक आया। कौन बैंक आया, इलाहाबाद बैंक आया। उसके बाद 1894 की अगर हम बात करें, 19 मई को लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक एस्टेब्लिश हुआ, जो लाहौर पाकिस्तान में था। कहां था, लाहौर पाकिस्तान में। किसने एस्टेब्लिश किया, लाला लाजपत राय ने, 19 मई 1894 को। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, आइए क्या कह रहा है, 1906 को बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ, और ये वो बैंक रहा जिसमें यूरोप में फर्स्ट ब्रांच ओपन किया। मतलब 1906 में बैंक ऑफ इंडिया आया, और भैया ये वही बैंक रहा जो पहला यूरोप में ब्रांच खोलने वाला बैंक यही था। उसके बाद आ जाइए 1908 में 20 जुलाई को बैंक ऑफ बड़ौदा एस्टेब्लिश हुआ। कब, 20 जुलाई
तो 1908 को। फिर आ जाइए 1911 को 21 दिसंबर को सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश हुआ। 1911 21 दिसंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 1919 11 नवंबर को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश किया गया और ये पहला बैंक बना जिसने एटीएम स्टार्ट किया, फर्स्ट बैंक एटीएम स्टार्ट करने वाला। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई ने ऑपरेशन स्टार्ट किया और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत नेशनलाइज्ड हुआ 1949 में, 1949 में। और 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी आ गया, 1949 में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट आया। बात समझ में आई जी सर। अब चलिए पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड की बात करते हैं, जब नेशनलाइजेशन होगा, है ना, जब नेशनलाइजेशन की पीरियड की बात आई। आइए कह रहा गया 1969, ठीक है, 1969 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया, जिसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट था कितना, 50 करोड़। ये बात बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला फेज जो था वो खत्म हो गया। देखो पहला फेज यहां तक था 1969 तक। अब 1969 के में क्या हुआ कि इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उसमें नेशनलाइजेशन हुआ। बोला 14 बैंक को नेशनलाइज कर दो, वो बैंक नेशनलाइज हो जाएंगे जिसका कैपिटल जो होगा 50 करोड़ से ज्यादा होगा। फिर 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और नेशनलाइज हो गया, ठीक है ना। कौन कौन सा बैंक हुआ सारा हम पीडीएफ में पढ़ेंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैपिटल रिक्वायर्ड इक्विपमेंट कितना था इसके लिए, 200 करोड़। जब 14 बैंक नेशनलाइज हुए 50 करोड़ का रिक्वायरमेंट था, जब 6 बैंक और नेशनलाइज हुआ 200 करोड़ का जरूरत था। आइए बाद में 1993 या 1993 में न्यू बैंक ऑफ इंडिया जो है मर्ज हो गया पीएनबी के साथ और अब जो है 19 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे। 14 और 6 20 था, एक गया किसमें, पीएनबी में, तो अब 19 बचा। अब आ जाओ 1991 के बाद क्या कहानी हुई, इसको भी एक बार ध्यान से समझ लेते हैं। चलिए क्या कह रहा है, कह रहा है 1991 में नरसिम्हम कमेटी की एक रिपोर्ट आई जिसने कहा नो मोर नेशनलाइजेशन। बोला नरसिम्हम कमेटी सीधे सीधे बोल दिया उन्होंने, बोला भाई साहब आप नेशनलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। 10 प्राइवेट सेक्टर बैंक गॉट लाइसेंस। उसके बाद 10 जो प्राइवेट सेक्टर बैंक था उसको लाइसेंस मिला। 2003 में कोटक बैंक और 2004 में यस बैंक को लाइसेंस मिल गया था। 2013 में भारतीय महिला बैंक फॉर्म किया गया विद 1000 करोड़ एंड 2014 में आरबीआई ने बंधन बैंक और आईडीएफसी को अप्रूवल दिया बैंक ओपन करने के लिए। यहां तक तो बात समझ में आ गया। अब क्या बोल रहा है, नाउ 2014 के बाद 2017 का मैटर आने लगा। तो नाउ अर्लियर बिफोर 2017 से पहले पब्लिक सेक्टर बैंक कितने थे, 27 बैंक थे टोटल। कैसे सर आप कैसे बोल रहे हो 27, 2017 से पहले बोल रहा हूं क्योंकि 2017 में 5 आपका एसोसिएट किसका, एसबीआई के साथ और एक भारतीय महिला बैंक मर्ज हुआ था। तो 2017 से पहले 27 बैंक थे। कैसे, आइए मैं आपको दिखाता हूं, आइए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 27 बैंक थे। ये टोटल 27 बैंक, इसमें से 19 नेशनलाइज्ड बैंक था। बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 19 नेशनलाइज्ड बचे थे। 69 और 80 में टोटल कितना बैंक था, 20 बैंक। बीच में इसमें न्यू बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी के साथ, तो बचा 19 बैंक। 19 बैंक, 6 बैंक और थे। कौन, एक एसबीआई, उसका 5 एसोसिएट्स, 19 और 6 25, और 2 बैंक थे, एक आईडीबीआई और दूसरा भारतीय महिला बैंक। ये टोटल 27 बैंक थे। अब आइए 1 अप्रैल 2017 को भारतीय महिला बैंक और उसके साथ 5 एसोसिएटेड बैंक मर्ज हो गया किसके साथ, एसबीआई के साथ। नाउ अब 21 पब्लिक सेक्टर बैंक बचे क्योंकि 27 में 5 और 1 6 चले गए, तो कितने बचे 21। 19 नेशनलाइज्ड बैंक, एक एसबीआई और एक आईडीबीआई। नेक्स्ट चलते हैं, कह रहा है ऑन जनवरी 21 जनवरी 2019 को वह आईडीबीआई का मेजॉरिटी शेयर्स एक्वायर कर लिया किसने, एलआईसी ने। एलआईसी जो था वो एक्वायर कर लिया मेजॉरिटी शेयर्स 21 जनवरी 2019 को, ठीक है जी। उसके बाद 14 मार्च 2019 को आरबीआई ने आईडीबीआई को प्राइवेट सेक्टर बैंक कह दिया। बोला भाई साहब आरबीआई बोल दिया अब सारा पैसा सारा शेयर तुम्हारा एलआईसी ले लिया, तो तुम क्या हो गया, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो गया। कब, 14 मार्च 2019 को। मतलब एक बैंक और कम हो गया। नाउ द पब्लिक सेक्टर बैंक इज 20। तो 19 तो एक ऑलरेडी था और एक एसबीआई ही बचा। अब इन अप्रैल 2019 विजया बैंक और देना बैंक के दोनों बैंक मर्ज हो गया बैंक ऑफ बड़ौदा में जाके।
बैंक ऑफ बड़ौदा में 2 बैंक मर्ज हो गया, मतलब अब कितना बैंक, अब 18 बैंक बचा, 17 नेशनल या पब्लिक सेक्टर बैंक और एक एसबीआई। अब क्या बोल रहा है, ऑन 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया कि 6 मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बेटर परफॉर्मिंग बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा। मतलब 4 बैंक जो बेटर परफॉर्म कर रहे हैं उसके साथ 6 एक्स्ट्रा जो बैंक हैं उसको मर्ज कर देंगे। इट विल इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2020 और 1 अप्रैल 2020 से इसको इफेक्ट में लाया जाएगा। तो कौन कौन सा बैंक मर्ज हुआ, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक में, इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन बैंक में, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी में, और आंध्रा और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। बात समझ में आई जी सर। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक अभी कितने हैं, तो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक अवेलेबल अपने पास हैं। चलो, तो मुझे उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीन को रोकना, नोट्स बनाना, इससे बेहतरीन मुझे नहीं लगता कि हिस्ट्री आपको कहीं मिलेगी। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं कहां, अब चलते हैं नोट्स में। आइए हिस्ट्री ऑफ बैंक की बात करते हैं, फटाफट करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है, तो बहुत कुछ जो छूटेगी उसको कंप्लीट करेंगे, बाकी पढ़ रखा है। आइए तो सबसे पहले क्या करेंगे, बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 3 फेज, 3 फेज में हो सकता है। प्री नेशनलाइजेशन पीरियड 1947 से 1969, पोस्ट नेशनलाइजेशन पीरियड 1969 से 1991, और लिबरेशन पीरियड हो गया 1991 टू टिल एंड, है ना, यहां तक देखते हैं। तो अर्लीस्ट बैंक कौन था, मॉडर्न बैंकिंग इन इंडिया ओरिजिनेटेड द मिड ऑफ 18th सेंचुरी एंड द अमंग फर्स्ट बैंक वर द बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसको कब एस्टेब्लिश किया गया 1770 में, और लिक्विडेट कब हुआ 1829 से 32 में। उसके बाद जनरल बैंक ऑफ इंडिया कब आया 1786 में, और फेल्ड कब हुआ 1791 में। ये तो बात आपको पता है। आइए अब बात करते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी हैज एस्टैब्लिश्ड 3 बैंक, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 बैंक बनाए। कौन कौन, सबसे पहले बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में बना था। आइए फिर आके बैंक ऑफ बंगाल बन गया, उसी का नाम चेंज हुआ बैंक ऑफ बंगाल 1809 में, फॉर्मरली नोन एज बैंक ऑफ कलकत्ता, इसको पहले बैंक ऑफ कलकत्ता कहा गया। फिर बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में, और बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। ये तीनों बैंक को बाद में कहा गया प्रेसिडेंशियल बैंक, और these 3 बैंक वर लेटर मर्ज्ड इनटू वन सिंगल बैंक, और इन तीनों बैंक को मर्ज कर दिया गया 27 जनवरी 1921 में, जिसको कहा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया वाज लेटर नेशनलाइज्ड इन 1955, और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नेशनलाइज हुआ 1955 में, और इसको नेम दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। 1960 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ 7 एसोसिएटेड बैंक्स अंडर द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और 1960 में 7 एसोसिएट बैंक को मर्ज किया गया, किसके साथ, एसबीआई के साथ, और these are now called associate बैंक, और इसको एसोसिएट बैंक कहा गया। देन 2008 में सौराष्ट्र बैंक मर्ज हुआ, और इन 2010 में इंदौर एसोसिएशन बैंक मर्ज हो गया। फ्रॉम 1 अप्रैल 2017 5 मोर बैंक्स मर्ज अलोंग विद द भारतीय महिला बैंक। 1 अप्रैल 2017 को 5 बैंक के साथ एक भारतीय महिला बैंक भी मर्ज हुआ। तो ये ओरिजिन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। आइए इलाहाबाद बैंक कब आया, 1865 में, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक इंडिया का था, जो एक्सक्लूसिव इंडियन के द्वारा शुरू किया गया। पंजाब नेशनल बैंक कब आया, 19 मई 1894 को लाला लाजपत राय ने फाउंड किया, ठीक है, लाहौर पाकिस्तान में था। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कब आया, एस्टैब्लिश्ड हुआ 21 दिसंबर 1911 को। सर सोराबजी पोखचुकावाला, सर फिरोज शाह मेहता जो थे इसके चेयरमैन थे, है ना, और हैव टू बी द फर्स्ट कमर्शियल इंडियन बैंक कंप्लीटली ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय इंडियंस, तो ये पहला बैंक था। बैंक ऑफ इंडिया कब आया, कमर्शियल बैंक फाउंडेड 1906 में, इट हैज बीन गवर्नमेंट ओन्ड सिंस नेशनलाइजेशन इन 1969। इन 1946 द बैंक ओपनड अ ब्रांच इन लंदन, 1946 में पहला ब्रांच लंदन में खोला गया। देन इन 1974 ओपनड अ ब्रांच इन पेरिस, और उसके बाद पेरिस में इसका ब्रांच खोला गया। दिस वाज द फर्स्ट ब्रांच इन इंडियन बैंक इन यूरोप, तो ये पहला बैंक ऐसा था जो यूरोप में पहला ब्रांच खोला। बैंक ऑफ बड़ौदा कब आया, दिस वाज फाउंडेड बाय महाराजा ऑफ बड़ौदा, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ on 20th July 1908 in the princely state of बड़ौदा, गुजरात में। यूनियन बैंक ऑफ कब आया, तो वो आया 11 नवंबर 1919 को, ठीक है ना।
और एज ए लिमिटेड कंपनी मुंबई में था। ये बैंक कैसे आया था, लिमिटेड कंपनी करके, और इनॉग्रेटेड किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट बैंक इन इंडिया विच इंट्रोड्यूस एटीएम, जिन्होंने एटीएम को इंट्रोड्यूस किया था। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तो आया 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, और जो नेशनलाइज हुआ 1 जनवरी 1949 को। और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट भी 1949 में आया, ठीक है ना, जिससे सारा बैंकिंग फॉर्म जो है रेगुलेट होता है। ये तो था प्री इंडिपेंडेंस। अब आइए पोस्ट इंडिपेंडेंस की चर्चा करते हैं। 1969 में क्या हुआ, इंदिरा गांधी हेडेड द गवर्नमेंट नेशनलाइज्ड 14 मेजर कमर्शियल बैंक। कौन कौन सा बैंक था देख लो, इलाहाबाद, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना, इंडियन बैंक, ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध, पंजाब नेशनल, सिंडिकेट, यूको एंड यूनाइटेड बैंक। ये 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया और कैपिटल रिक्वायरमेंट थी 50 करोड़ एंड अबव। और 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंक और आए, फर्दर 6 बैंक नेशनलाइज, आंध्रा बैंक, आंध्रा कॉर्पोरेशन बैंक, न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, पंजाब एंड सिंध और विजया बैंक। और इसके लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट थे 200 करोड़ एंड अबव। वो और क्या बोला, 1993 में जो है मर्ज हो गया न्यू बैंक ऑफ इंडिया किसके साथ, पंजाब नेशनल बैंक के साथ। नाउ द टोटल 19 नेशनलाइज्ड बैंक रिमेनिंग। तो जो पब्लिक सेक्टर बैंक थे वो 19 बचे। अब उसके बाद लिबरलाइजेशन पीरियड में बहुत सारी बातें हुई, आइए उसकी चर्चा करते हैं। क्या कह रहा है, इन ऑर्डर टू इंप्रूव द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स, the government of India set up a committee under the chairmanship of Sri M. Narasimham committee बनी, and the committee recommended several measures to reform the banking system in industry। और उन्होंने बहुत सारे measures को बताया था कि क्या क्या चेंजेस करने चाहिए। So the major thrust of recommendation was to make banks competitive and strong and conducive to the stability of financial system। बोला बैंकों को भैया पब्लिक सेक्टर मत सिर्फ घसीटो, प्राइवेट को भी लेके आओ और उसको क्या बनाओ, उसको स्ट्रॉन्ग और कॉम्पिटिटिव बनाओ। इसीलिए द कमिटी सजेस्टेड नो मोर नेशनलाइजेशन, ज्यादा से ज्यादा नेशनलाइजेशन मत करो। फॉरेन बैंक शुड बी अलाउड, फॉरेन बैंकों को अलाउ करो कि वो इंडिया में ब्रांचेस अपना खोले। एंड इन ऑर्डर टू मेक बैंक्स मोर कॉम्पिटिटिव, द कमिटी सजेस्टेड द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स शुड बी ट्रीटेड इक्वली। बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन बढ़ने के लिए बोला, गवर्नमेंट ने बोला भाई साहब दोनों को बराबर ट्रीट करो। कमिटी ने, सॉरी गवर्नमेंट बोल रहा हूं, कमिटी ने रिकमेंड किया कि प्राइवेट बैंक और पब्लिक बैंक को इक्वली ट्रीट करो। Then 10 private players got a license, 10 प्राइवेट बैंक को लाइसेंस मिला, जिसमें ये सारे बैंक थे, आप देख लेना इसको। The government of India accepted all major recommendation of the committee, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थी सारा रिकमेंडेशंस नरसिम्हम कमेटी का मान लिया। और कोटक महिंद्रा बैंक और यस बैंक को फिर मिला, आरबीआई ने एंट्री दिया 2003-2004 में। 2008 में गवर्नमेंट ने इंडिया रिक्वायर्ड किया स्टेक एसबीआई में, है ना। और 2013 में भारतीय महिला बैंक फॉर्म हुआ 1000 करोड़ के साथ। 2014 में आरबीआई ग्रांट किया प्रिंसिपल अप्रूव टू आईडीएफसी एंड बंधन फाइनेंशियल बैंक सर्विसेज, बंधन फाइनेंशियल बैंक को और आपका आईडीएफसी को आप क्या किया, ग्रांट्स कर दिया। उसके बाद डिटेल्स, उसके बाद जो है वो सारा काम इधर हुआ। देखो ये बात जो अभी मैंने पढ़ा है ना वही चीज है। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, जयपुर, ये हैदराबाद, ये 6 बैंक जो थे ना, स्टेट बैंक ऑफ त्रिवेंद्रपुर, भारतीय महिला बैंक एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2017, 1/4/2017 से एक हो गए। विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया 1/4/2019 को, किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। एंड 30 अगस्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण अनाउंस किए कि 6 पब्लिक सेक्टर बैंक को 4 बेटर परफॉर्मिंग एंकर बैंक के साथ मर्ज किया जाएगा, जिसमें ये सारे बैंक है। तो मैंने आपको बता ही दिया कि ओरिएंटल बैंक और मर्ज और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया मर्ज हो गया पीएनबी के साथ, आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक मर्ज हो गया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ, सिंडिकेट बैंक मर्ज हो गया कैनरा बैंक, और इलाहाबाद बैंक मर्ज हो गया इंडियन आपका बैंक ऑफ, इसके और जो कब का आएगा 1/4/2020 को से इफेक्ट में आ गया। अब हम लोग जो है टाइप्स ऑफ बैंकिंग देखते हैं। लास्ट चैप्टर है, सॉरी लास्ट पेज है ना, इसको समझते हैं। इसका डिटेल्ड वीडियो अगले में आएगा, जिसमें फंक्शंस की डिटेल चर्चा करेंगे। आइए, कह रहा है कॉमन टाइप्स ऑफ बैंक प्रिवेलेंट इन इंडिया। क्या क्या है, शेड्यूल्ड बैंक और नॉन शेड्यूल्ड बैंक, ये 2 तरह के बैंक होते हैं। शेड्यूल्ड बैंक वो बैंक होता है जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड है, और जो आरबीआई के शेड्यूल 2 में लिस्टेड नहीं है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक कहलाता है। सिंपल देखो, द बैंकिंग सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू शेड्यूल्ड एंड नॉन शेड्यूल्ड bank. The scheduled banks are listed in the second schedule of the Reserve Bank of India Act 1934, and the paid up capital collected fund scheduled banks का कितना होना चाहिए, paid up capital 5 लाख और उससे ज्यादा होना चाहिए। और RBI grants loan at the bank rate and these bank eligible to becoming clearing house members। तो ये बात है। नॉन शेड्यूल बैंक क्या है कि भैया या तो आपका क्या शेड्यूल सेकंड शेड्यूल में मेंशन नहीं होगा आरबीआई एक्ट 1934 का, और पेड अप कैपिटल जो है वो 4 लाख से 5 लाख से कम होगा।
इसको बोलते हैं। तो ये देखिए कि आरबीआई शेड्यूल बैंक, अनशेड्यूल्ड, शेड्यूल्ड बैंक में कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, तो अनशेड्यूल्ड का होता है कोऑपरेटिव, ठीक है, सॉरी शेड्यूल बैंक्स का। तो आप पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें, प्राइवेट सेक्टर, फॉरेन, रीजनल, रूरल और कोऑपरेटिव्स, ये सारे बैंक्स की चर्चा हम आगे अगले वीडियो में करेंगे, है ना। पहले फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक समझेंगे, उसमें एक पूरा का पूरा लेक्चर जाएगा, और उसके बाद हम इन सारे बैंकों का डिटेल्ड में हम चर्चा करेंगे। आरआरबी के बारे में, कब आया, कैसे आया, कोऑपरेटिव बैंक्स, फॉरेन बैंक्स, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, ठीक है जी। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है पसंद आएगा, है ना। अगर पसंद आए तो कुछ शेयर जरूर करिएगा, लाइक करो यार, है ना। मेहनत से, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, मेहनत करता हूं, तो ये देखना भी चाहिए, नहीं है जी। चलिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।